है राम मंदिर, तीसरा मुद्दा है सिख दंगा और चौथा मुद्दा है एनआरसी। पहले मुद्दे का जो प्रभाव है वो दक्षिण भारत की 88 सीटों पर है। राम मंदिर मुद्दे का प्रभाव वैसे तो देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन 150 सीटों पर इसका असर यानी कि राम मंदिर मुद्दे का असर ज्यादा दिखेगा। जो तीसरा मुद्दा है वो सिख दंगा मुद्दा, 30 सीटों पर इसका प्रभाव पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। और वहीं अगर आप एनआरसी के मुद्दे की बात करेंगे तो एनआरसी का जो इंपैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा 25 सीटों पर। कुल मिलाकर ये मुद्दा लोकसभा की आधी सीटों पर है। तो ये आपने देखा ध्रुवीकरण वाले 2019 के 4 कौन कौन से मुद्दे हैं। आज जवाब तो देना होगा हमें इन 4 मुद्दों को समझाने के लिए देश भर से हमारे साथ रिपोर्टर्स होंगे जो इन मुद्दों की कवरेज में दिन रात लगे हैं, और साथ ही हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट भी स्टूडियो में मौजूद हैं जो इस पर और एनालिसिस करेंगे। उसके अलावा आपको महाराष्ट्र भी ले चलेंगे जहां पर उत्तर प्रदेश यूपीए ने एनडीए से पहले सीटों का समझौता कर लिया है, यानी कि स्ट्रेटेजी तैयार कर ली है और रणनीतिक बढ़त लेने की पूरी कोशिश की है। प्रधानमंत्री आज उत्तर पूर्व में थे, वो क्या कह रहे थे वो भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि उत्तर पूर्व से बीजेपी को इस बार बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहले सबरीमाला का मुद्दा, जो साउथ में राम मंदिर जैसा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मैं चाहती हूं कि इस पर देश की संसद में क्या हो रहा है, सांसद उस मुद्दे पर क्या कहते हैं, आपको वो भी सुनना चाहिए। सबरीमाला का मुद्दा न्यायालय ने निर्णय दिया है, लोग मानते हैं क्या? बीजेपी मानने को तैयार नहीं, अमित शाह जी मानने को तैयार नहीं। सबरीमाला में के मसले पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया। वहां की सरकार ने पूरी तरह उस फैसले को जमीन पे उतारने की कोशिश की, लेकिन बाकी लोग क्या कर रहे थे, बाकी चीजें क्या हो रही थी, हमें नहीं भूलना चाहिए कि सबरीमाला ने हमारी सामूहिक परीक्षा ली और हम एक मुल्क के रूप में अपनी रवायतों के अनुरूप खड़े नहीं उतरे। सबसे बड़े दल के सबसे बड़े अध्यक्ष महोदय सबरीमाला में जाकर किस प्रकार के बयान देते हैं, यहां तक बोल गए कि न्यायालय को ऐसा फैसला देना चाहिए। उसके बाद क्या आप उम्मीद करते हैं? जो उनके ग्रास रूट के वर्कर्स हैं उनको पता है कि हमारे ऊपर के लोग हमारे साथ हैं, तो वैंडलिज्म होता है, लोग लहूलुहान होते हैं, जाने जाएंगी और हम सियासत करेंगे। ये कहीं से भी हिंदुस्तान के मिजाज के अनुरूप है क्या? मैं सबरीमाला को महिला की बराबरी के लिए कुछ मठाधीशों का सोच को वो करती हूँ कि ये बहुत ही गलत है। और जब भी जिस तरह से सती प्रथा थी, बाल विवाह था, जब भी महिलाएं अपने बराबरी के लिए लड़ती हैं तो इस तरह की सिचुएशन आती है। सबरीमाला को लेकर सांसदों के बयान आपने सुने। अब आपको एक बार फिर से ये समझाते हैं कि क्यों सबरीमाला को लेकर इतना ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के केरल के आस्थावान भक्तों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। 2019 के लोकसभा में 4 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर बीजेपी की बड़ी नजर है। ये चारों मुद्दे ध्रुवीकरण कराने वाले हैं। पहला मुद्दा है सबरीमाला, दूसरा मुद्दा है राम मंदिर, तीसरा मुद्दा है सिख दंगा, जबकि चौथा मुद्दा है एनआरसी। पहले मुद्दे का प्रभाव दक्षिण भारत की 88 सीटों पर है। राम मंदिर मुद्दे का प्रभाव वैसे तो देश की सभी 543 लोकसभा सीटों पर है, लेकिन सीधा प्रभाव 150 सीटों पर है। सिख दंगा मुद्दे का प्रभाव देश की 30 सीटों पर है। एनआरसी का इफेक्ट 25 सीटों पर है। अब सबसे पहले सबरीमाला चलिए, जहां एक मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर घमासान मचा हुआ है। मंदिर सबरीमाला का है, हवाला आस्था का दिया जा रहा है। सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को लागू करवाने का है, लेकिन घमासान सियासी फायदे नुकसान के लिए है। 2019 का लोकसभा चुनाव सिर पर है। तस्वीरें आपके सामने हैं। केरल की सड़कों पर युद्ध जैसे हालात हैं। पत्रकार पीटे जा रहे हैं, समाज सेवियों पर हमले हो रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट विंग है, दूसरी तरफ राइट विंग है। 2 दिन में 800 से ज्यादा केस रजिस्टर्ड हुए हैं। 1300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज है जिसमें 3 महिलाएं शशिकला, कनक दुर्गा और बिंदु अमीनी मंदिर में प्रवेश करती दिख रही हैं।
इसी के बाद हंगामा हुआ और पत्थरबाजी शुरू हो गई। महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के दावों के बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। और मामला आगे बढ़ गया। दरअसल बीजेपी चाहती है कि ये मुद्दा जितना गरमाए, लेफ्ट की भी ऐसी ही मंशा है, क्योंकि ध्रुवीकरण होने की हालात में इन्हीं दोनों पार्टियों को इस मुद्दे से फायदा होता दिख रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसकी हालत सांप छछूंदर वाली है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि दक्षिण भारत में तेजी से पसर रहे उस मुद्दे को रिएक्ट कैसे करें, लिहाजा कांग्रेस दिल्ली के लेफ्ट राइट कर रही है। परेशान ये है, अगर आप सुनना चाहते हैं, हम सब काफी नाराज है क्योंकि कल जो हुआ हमारे केरल प्रदेश में बहुत बुरी बात हुई। एक पवित्र स्थान को राजनीतिक मंच को बदला दिया है और पूरा प्रदेश आग में पड़ा है अभी। ये बहुत अननेसेसरी थी, क्योंकि ये तीर्थाटन तो बिल्कुल शांति और समाधान से चल रहे थे और उसके बीच में जो ये किया, ये प्रोवोकेशन रहा और ये सब राजनीतिक खेल है दोनों तरफ से, क्योंकि सीपीएम चाहते हैं कि उनके राजनीतिक रीति आगे बढ़ाए और बीजेपी चाहते हैं कि कोई भी अगर रास्ते में कुछ डिफिकल्टी हो और कोई वायलेंस आक्रमण भी हो सकते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छा है, क्योंकि बीजेपी तो तीसरी स्थान पे प्रदेश में। सवाल यह है कि कांग्रेस चुप क्यों है? बीजेपी क्यों चाहती है कि यह मुद्दा खूब उबले? लेफ्ट को क्यों बैकफुट पर आना पड़ रहा है? इसके पीछे सीटों का पूरा गणित है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये सबरीमाला की तस्वीर है, जो बीजेपी के लिए एक तरह से साउथ का राम मंदिर कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। बातचीत करने के लिए सबरीमाला मसले पर मेरे सहयोगी सगाई राज मेरे साथ है और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं सतीश कुमार सिंह जी भी। सबसे पहले सगाई में आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि समानता का अधिकार हर किसी को है, उसके बावजूद हम देखते हैं कि केरल की सड़कों पर ये सब हो रहा है और मामला अब सिर्फ केरल तक सिमट नहीं गया। पूजा करने के लिए महिलाएं पहुंचती हैं तो शुद्धिकरण होने लगता है। जरा सियासत समझाइए वहां की। एक बार फिर से सगाई से हम कनेक्ट करेंगे। सतीश जी, मेरा सवाल यही आप ही से है, जरा इसकी सियासत समझाइए। सर, ये हो क्या रहा है? बीजेपी एक तरह से इसे लेकर कहती है कि आस्था में दखल हो जाएगा, हम इस पर कुछ कह देंगे। लेफ्ट नहीं समझ पा रहा, कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। कुल मिलाकर सियासत ही तो है। निश्चित रूप से आस्था पर राजनीति हावी हो रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर इसको इस रूप में देखा जाए, भारतीय समाज का निर्माण कई तत्वों से होता है, जिसमें परंपराएं भी महत्वपूर्ण है, जिसमें रीति रिवाज भी महत्वपूर्ण है और कई बार रीति रिवाज को कानूनी दायरे में लाकर उनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं की जा सकती है। ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी जो आम लोगों की आस्था है, उस आस्था को अचानक लागू कर देना वो निश्चित रूप से राजनीतिकरण होगा, जो केरल की सरकार कर रही है। दूसरी तरफ केरल में अगर केरल की राजनीति को देखा जाए, समझा जाए, पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से जिस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, वो सबरीमाला से ज्यादा कई महत्वपूर्ण कारक वहां पर हैं। जिस तरीके से कन्वर्जन हो रहा है, जिस तरीके से वहां पर आरएसएस के लोगों को मारा जा रहा है बड़े समुदाय के द्वारा, और ये विंडिक्टिव अप्रोच सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ये इन मुद्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं उन मुद्दों को ढकने की भी कोशिश की जा रही है और सबरीमाला को और उभारने की कोशिश की जा रही है, जो एक सियासी जंग का नतीजा है। तो इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। यह निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को इतना यथाशीघ्र लागू करने की कोशिश वहां की लेफ्ट सरकार के द्वारा की जा रही है। वहां सड़कों पर जिस तरह की तस्वीर हमें दिख रही है, एक बड़ा मुद्दा वो सियासत का बनता जा रहा है। सतीश जी, मैं बात आपसे करूंगी, लेकिन 2019 में जब हम अहम मुद्दों की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनने की तरफ राम मंदिर, जो हमेशा से बना रहा है, अब उस पे एक और तारीख पड़ चुकी है। अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस कौल की अदालत ने आज फैसला सुनाया और ये कहा कि मामले की सुनवाई 10 जनवरी को होगी। अगली सुनवाई नई खंडपीठ
करेगी, ये आज का फैसला आया, यानी कि नई बेंच का गठन होगा। राम मंदिर पर बहुसंख्यक लोग ये चाहते हैं कि मंदिर बने। प्रधानमंत्री कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, वो अध्यादेश नहीं लाना चाहते हैं। कुछ भी कहने से पहले वो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन देश के सांसद क्या कहते हैं हम आपको ये सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि राम मंदिर पर आज कोर्ट में हुआ क्या क्या है, जिसमें सबसे पहली बात जो सामने आई वो ये कि 10 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। राम मंदिर पर नई बेंच का गठन होगा, 3 जजेस की बेंच का गठन किया जाएगा और नई बेंच ये तय करेगी कि जो सुनवाई होनी है राम मंदिर मसले पर वो रोजाना होगी या फिर डे टू डे हेयरिंग होगी या फिर नहीं होगी। ये तो चलिए हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात। अब देश के सांसद क्या कह रहे हैं आप वो भी सुन लीजिए इस मसले पर। टालने का जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, ये दिखाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की दृष्टि में राम जन्मभूमि प्राथमिकता में नहीं है। देखिए, लोकतंत्र में 3 रास्ते होते हैं। एक तो आम लोगों के बीच में संसद और सर्वोच्च न्यायालय से बाहर सहमति बनाकर, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तीसरा संसद के द्वारा। जब 2 रास्ते बंद हो जाते हैं तो स्वाभाविक है कि विकल्प के रूप में संसद ही बचता है। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट बहुत हल्के में ले रहा है, दुर्भाग्य है ये देश का। न्यायालय में सुनवाई से राम मंदिर नहीं बनेगा। तारीख पे तारीख आ जाएगी, सुनवाई होगी, डे टू डे सुनवाई होगी। हमारी जो मांग रही हमेशा वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस निकालकर राम मंदिर बनाने की रही है। न्यायालय में तो मामला 25 साल से पड़ा है, फिर हमने इतना खून क्यों बहाया? बाबरी के बाद मुंबई में ब्लास्ट हो गए, हजारों लोग मारे गए। राम के लिए अगर खास सेवा सर्विस ये सरकार को देनी थी तो ऑर्डिनेंस निकालना बहुत जरूरी था। न्यायालय में तो बहुत से मुद्दे आते हैं जाते हैं। न्यायालय और वो भी सर्वोच्च न्यायालय तमाम पक्षों को देख रहा है। हमने इस पूरे मसले पे, मैं समझता हूं कि बीते 30 वर्षों से इस मुल्क का बहुत कुछ टूटा है, बिखरा है। इस पर विराम जल्द लगे। जो भी सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो, तमाम पक्षों को सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय अपनी संजीदगी में जो फैसला देगा वो सबको स्वीकार होना चाहिए। क्या कहूं इस पे? कुछ कहूंगा तो आप ही टिप्पणी करेंगे मीडिया में कि गिरिराज सिंह ने संवैधानिक स्तर के संविधान का खिलाफ किया है, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इतना ही कहूंगा कि 100 करोड़ हिंदुओं के मन को चोट लगा है, निराशा हुई है, तकलीफ है, उम्मीदों के विपरीत हुआ है। देखिए, स्वाभाविक है, आज मैं देख रहा था कई चैनल पर लोग बाबर को आक्रांता मानने को तैयार नहीं थे। तो अब तो धीरे धीरे देश का बंटवारा हुआ। जो बाबर को मानने वाले लोग थे वो तो पाकिस्तान चले गए। हमें एक बाबर के कारण तो मेरी स्थिति ये हो गई कि आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं मंदिर बनवाने के लिए। अगर 1000 बाबर आ गया तब क्या होगा? तो प्रधानमंत्री मोदी कह चुके ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आएगा उसके बाद आगे का एक्शन लिया जाएगा। लेकिन उस पर सांसद क्या कह रहे हैं, संत समाज क्या कह रहा है, बीएचपी आरएसएस क्या कह रहे हैं, लगातार हम वो पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं। लेकिन सतीश कुमार सिंह, 2019 के लिहाज से ये मुद्दा आप कहां देख रहे हैं बीजेपी के लिए? क्योंकि बीजेपी ने इसे मैनिफेस्टो में शामिल किया था, उस आधार पर वोट लिए थे। फिर प्रधानमंत्री मोदी का बयान और उस पर फिर संत समाज की नाराजगी। ये बहुत ही खतरनाक और डिफाइनिंग मोमेंट है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में भी कहा गया था, जिस देश में तकरीबन 60% आबादी अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग राज्यों में, क्षेत्र में जब सुबह जगता है तो राम राम कहता है एक दूसरे को अलग अलग भाषा में, उस देश में राम जन्मभूमि जैसे विवाद इतने सालों से अटका हुआ है। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी उस मैंडेट के साथ सत्ता में आई, जिसका एक महत्वपूर्ण चुनावी एजेंडा भी था और संकल्प भी था कि राम मंदिर बनाएंगे, अब जब ये खत्म होने की कगार पर है
उस समय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाना कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करेंगे, वो अपने तरह से एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक नेता के रूप में देश को संवैधानिक व्यवस्था को चलाए जाने के स्वरूप में वो बिल्कुल सही बातें कर रहा है। लेकिन कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में इस कार्य को इस 5 सालों के भीतर अंजाम दिया जाना चाहिए था, जो नहीं दिया गया। तो निश्चित रूप से ये भारतीय एक चुनावी द्वंद्व की स्थिति पैदा होने वाली है और वो खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि जो साधु संतों का समाज है और जो बाकी अन्य लोग इससे जुड़े हुए हैं, इस आस्था से जुड़े हुए हैं, उनको भी चोट पहुंची है, आम जनता को चोट पहुंचेगी कि कब तक हम इस न्याय की प्रक्रिया में फंसे रहेंगे और राम जन्मभूमि का गठन नहीं हो पाएगा। तो बात कांग्रेस और बीजेपी के बीच के अंतर बहुत कम रह जाता है और स्पेस जो है, जो कांग्रेस जिस मुद्दे पर खड़ी थी, हम फिर वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं। तो फिर ये राष्ट्र के लिए ये वर्षों से चला रहा संघर्ष जो लग रहा था कि खत्म हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से ये नहीं, और डिफाइनिंग मोमेंट के साथ साथ चैलेंजिंग भी रहेगा, क्योंकि अब ये देखना होगा कि भाई 2019 तक कवर अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आपसे मैं रिएक्शन लूंगी सतीश जी आगे भी। कई और सांसदों को की बात अभी होना बाकी है, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए हैं, कुछ नेताओं की बातें भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने राम मंदिर पर जो सियासी घमासान अंदर ही अंदर मचा हुआ है, उसमें से कुछ चीजें काफी रिसर्च के बाद बाहर आई हैं, उन सबको एक जगह समेटकर मैं आपको ये बता देना चाहती हूं ताकि चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएं। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जनवरी को सुनवाई होगी। 3 जजेस की नई बेंच इस पर सुनवाई करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के फैसले के खिलाफ 14 अपीलें दायर की गई थी। वहीं सुनवाई से पहले अब सियासत भी तेज हो चुकी है। एनडीए में सहयोगी पासवान अध्यादेश के यानी कि ऑर्डिनेंस के विरोध में है, जबकि शिवसेना कह रही है कि मोदी सरकार में मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। शिवसेना ने यह भी मांग की है कि राम मंदिर 2019 से पहले नहीं बना तो बीजेपी आरएसएस को माफी मांगनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद भी राम मंदिर पर जल्द से जल्द अध्यादेश लाने की मांग लगातार कर रहा है। यहां तक कि आरएसएस भी ये कह रहा है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए कानून पारित किया जाए ताकि निर्माण का कार्य शुरू हो चुके, और ये मांग सबकी तरफ से की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तय होने के बाद वकील, संत सबने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं चाहती हूं कि आगे बढ़ने से पहले एक बार उन लोगों की बातें भी आपको जरूर सुननी चाहिए। कुछ रीजन है, सरकार भी हमारा धैर्य रख रही है कि ठीक है, जस्टिस इज सुप्रीम पावर, कोर्ट इज सुप्रीम पावर, कोर्ट के आधार पे हम लोग सारा चीजें देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इसमें कोई अध्यादेश के भी बाद में सरकार अपना सही, सरकार का काम है, सरकार देखेगी अध्यादेश लाना है कि नहीं लाना है, कानून बनाना नहीं, ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हमें यहाँ से एक न्याय की उम्मीद है, पहले न्याय मिल जाए फिर आगे देखा जाए। दीपक मिश्रा के रिटायर होने के बाद इस मामले की रेगुलर सुनवाई करने के लिए विशेष पीठ नहीं बनी है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे ऑर्डर पास करके बनाएंगे और वो बेंच 10 जनवरी को गठित हो रही है, जो इस केस की सुनवाई करेगी और फर्दर ऑर्डर इस केस में पास करेगी। विशेष पीठ जो बनेगी उसके सामने सारी बातें रखी जाएगी और वो बेंच 10 जनवरी को बैठ रही है। अब ये मैटर दोबारा 10 जनवरी को कोर्ट के सामने लिस्ट हो रहा है, स्पेशल बेंच के सामने, जो इस मामले की सुनवाई करेगी। बाई डे की सुनवाई कितने तारीख से होगी और बेंच का डिसाइड था, तो बेंच यही बेंच करेगा और 10 तारीख से सुनवाई प्रारंभ हो जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो रवैया और जो सेकुलर दर्शन और सिद्धांत के जो मानने वाले लोग हैं, उनका जैसे सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, कपिल सिब्बल, ये सारे लोग इस मैटर को उलझाने की ही प्रक्रिया में लगे रहे और उसमें कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त हुआ। पंडित जी लेकिन एक सेकंड, परंतु न्यायालय को हम जानते हैं कि न्यायालय से हिंदुओं को न्याय प्राप्त होगा और जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हिंदुओं के धमनी में दौड़ रहे हैं, यदि न्यायालय आज डेट की निश्चित नहीं करता तो न्यायालय भी संदेह के घेरे। बहुत ही
तो आपने सुना यहां पर लोगों की अलग अलग मत, उनके राय राम मंदिर निर्माण को लेकर क्या है, सरकार के पक्ष को लेकर क्या है, लेकिन राम मंदिर पर कौन कहां खड़ा हुआ है, खासकर हमें बात संघ और सरकार की करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर मामला फंसा हुआ नजर आ रहा है। सरकार कुछ कह रही है और संघ मंदिर मुद्दे पर अपनी मांग बार बार दोहराता जा रहा है। तो ये अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। देखिए कहां पर कौन है, एक एक प्रतिक्रिया हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश पर विचार होगा, ये सरकार का कहना है। अभी अध्यादेश लाना ठीक नहीं होगा और मंदिर का वादा कर सत्ता में आए, ये संघ ने कहा। ये दोनों के अलग अलग मत राम मंदिर निर्माण को लेकर आए। सरकार कह रही है कि मंदिर हमारे एजेंडे में है, इस बात को वो नकार नहीं रही है, लेकिन बात नहीं वादा पूरा करे, ये संत समाज संघ लगातार कह रहा है। अदालत से जल्दी फैसले की अपील सरकार की तरफ से की गई और संघ ये कहता है कि कोर्ट में, अदालत में तो मामला सालों से लंबित है, सरकार को अब उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। सरकार ये कह रही है कि वो राम मंदिर के पक्ष में है और संघ कह रहा है चुनाव से पहले, यानी कि 2019 से पहले राम मंदिर निर्माण का काम शुरू होना चाहिए और सरकार वही कह रही है कि अदालत के फैसले का अब इंतजार करेंगे। तो ये अलग अलग पक्ष सरकार और संघ की तरफ से सामने आ रहे हैं और राम मंदिर को लेकर कौन कहां खड़ा है ये इसीलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सियासत का एक बड़ा मुद्दा है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर पर सरकार की हालत आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो चुकी है। अगर वो कानून नहीं बनाती है तो वोट का सवाल है। बीजेपी के अंदर संघ से हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कानून लाते हैं तो उसमें अड़चने अलग से हैं। फिर उसके बाद सरकार क्या करेगी, सांसद क्या सोचते हैं, वो सांसद जिनके ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी जनता ने सौंपी है। कुछ और सांसदों को आप सुनिए और समझिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसले के अनुसार ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऑर्डिनेंस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग तो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इसमें ऑर्डिनेंस जारी किया जाए, तो न्याय, कानून, संविधान कहीं तो काम करेगा। जब संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है तो फिर इधर उधर के ना तो बयान होने चाहिए और ना ही उसमें अविश्वास की भावना। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आप ही के पक्ष में सुनवाई करने के बाद आप ही के पक्ष में फैसला दे दे। मेरा ख्याल से नुकसान तो बीजेपी की सोच का हो रहा है। बीजेपी के जो एक सोच है कि बीजेपी के लोग, जो अदालत ने भी इनको गाहे बगाए एक बात कह दी है, साफ भी कर दिया है कि आप कृपया चुनाव की तरफ जाते हुए राम मंदिर को चुनाव का मुद्दा न बनाएं, क्योंकि राम मंदिर, अगर आप सही कहते हैं कि आस्था है, जो बीजेपी का एक मानना है ये आस्था है, तो आस्था को आप क्यों आप ला रहे हैं अदालत में? हर आदमी चाहता है कि भगवान राम का मंदिर बने, और कौन नहीं चाहता कि राम का मंदिर जो अयोध्या में बने। किसको बैर है भगवान राम से? किसी को भगवान राम से बैर नहीं होना चाहिए। वो सबके भगवान है, विश्व के भगवान है, वो सिर्फ हिंदुओं के भगवान नहीं है। जो विश्व का भगवान है तो फिर उससे किसको बैर होना चाहिए? तो कोशिश करनी चाहिए सुलझाने की और सुलझाकर बनाने की। जिस दिन ये हो जाएगा मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा, अगर आप लोग इजाजत दें। अगर हिंदुओं को ये ना लगे कि भाई फिर हमने वहां धोना वोना होगा, राम मंदिर बनेगा। अगर भगवान राम की ये पूजा करना चाहते हैं करें, मैं तो नहीं रोकने वाला हूं। भगवान राम, गांधी जी खुद कहते थे हम राम राज चाहते हैं। या राम राज का मतलब क्या था? कि सबके लिए बराबर सलूक होगा, वो कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता होगा। राम ने भी तो यही किया, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और मैं उम्मीद करूंगा कि यह हुकूमत जो राम राम करती है ये भी ऐसा करेगी और भेदभाव नहीं करेगी। हर दफा ये कहा है कि इस देश के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का केंद्र बिंदु भगवान राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठ रहते हुए हमारी सरकार की भी और पार्टी की भी ये इच्छा है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए कोर्ट के माध्यम से, आपसी सहमति के माध्यम से यह राम मंदिर बने। और इस राम मंदिर बनने के मार्ग में जो जो भी बाधाएं आएंगी, सरकार उनको दुरुस्त करने का पूरा प्रयास करेगी।
अब 2019 की जनवरी की 4 तारीख दी गई थी और हम लोगों ने सोचा था कि आज बेंच बन जाएगी तो जल्दी सुनवाई प्रारंभ होगी, लेकिन जानबूझकर, मैं तो सीधे आरोप लगाता हूं, जानबूझकर कांग्रेस की इशारे पर हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों ने इस प्रकार का काम किया है। हिंदू धर्मावलंबियों पर ठेस पहुंचाने के लिए यह कदम जजों का ठीक नहीं है। मैं जजों को सलाह दूंगा कि जज लोग अपने कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार देरी हो रही है कि केंद्र सरकार राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए एक उचित कानून पास करे। इस सरकार को अपने इसी कार्यकाल में संसद में कानून पास करा करके राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त करना चाहिए। तो ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, वैसे तो 543 सीटों पर इसका असर जरूर दिखेगा, लेकिन ज्यादा ये 150-150 सीटों पर इसका ज्यादा असर, बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा 2019 के चुनाव में। सतीश जी, जो सवाल मैं पूछ रही थी जब आपसे पहला रिएक्शन लिया, कि अब बड़ी बात तो ये भी आपने सुना होगा सब लोग क्या कह रहे हैं, इस पर क्या रिएक्शंस आ रहे हैं। 2019 तक कवर अप इसे बीजेपी कैसे करेगी या कर पाएगी? देखिए, न्यायालय के निर्णय के बाद फिर बीजेपी के भीतर क्या निर्णय होता है और कितनी त्वरित गति से वो काम पूरा करते हैं। लेकिन ये एक पूर्णिमा जी, कहीं न कहीं पर एक राजनीतिक मानसिकता का दोष है जो पिछले कई दशकों से चला रहा। आजादी के बाद से जो राजनीतिक मानसिकता हमारे देश में बनी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और मल्टी कल्चरलिज्म, हाँ, ये सांस्कृतिकवाद का जो बात, उसका अर्थ यही था कि बहुसंख्यक हिंदू समुदाय को हाशिए पर रखो, हज यात्रियों को, मुसलमानों को सारे तोहफा दो, तो यहां पर मल्टीकल्चरलिज्म जिंदा है, नहीं तो धर्मनिरपेक्षता मर गया। उसी मानसिकता के दायरे में हमारे जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें भी इन्फ्लिट्रेशन है ये मानसिकता। उस मानसिकता को कहीं न कहीं पर किसी न किसी रूप में, चाहे वो न्यायालय का दरवाजा हो या संसद का दरवाजा हो, उसको तोड़ना होगा। हर एक पार्टी को, जब जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर वो बोल रहे हैं कि राम सभी के हैं, तो वो कथनी और करनी में अंतर होगा। जब उनको विधानसभा में और संसद में जब बोलना होता है, तो राम मंदिर बनाने के मुद्दे पर वो क्यों उसका विरोध करते हैं? बिल्कुल, इसीलिए आज इन 4 मुद्दों का हम सतीश जी जिक्र कर रहे हैं जो 2019 में एक मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। राम मंदिर हो गया, सबरीमाला का मुद्दा हो गया, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा। लेकिन 2 और मुद्दे इस वक्त जिन्होंने जोर पकड़ रखा है, राजनीति में वो बने हुए हैं, एक है सिख दंगा और दूसरा है एनआरसी। इन दोनों मुद्दों में भी ध्रुवीकरण की ताकत सियासी दलों को दिखती है। कैसे सीधे प्रधानमंत्री मोदी इन मुद्दों पर बोल रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। जिन जिन आरोपियों को सज्जन बताकर फाइलें दबा दी गई थी, एनडीए सरकार ने उनको बाहर निकाला, एसआईटी का गठन किया और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परिणाम आपके सामने है। साथियों, मैं यहां आप सभी को ये भरोसा दिलाने के लिए आया हूं कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी, आपको फिर से भरोसा देता हूं, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक, कोई भी भारतीय नागरिक उसमें से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो सबरीमाला राम मंदिर के बाद अब आपको उस मुद्दे के बारे में समझाते हैं जिसे लेकर संसद में बवाल मचा हुआ है। आज राहुल गांधी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच संसद में तीखी नोकझोंक हुई। पहले राहुल गांधी ने सवाल पूछे, फिर रक्षा मंत्री ने उसके जवाब दिए, फिर राहुल ने दोबारा से सवाल पूछे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि राहुल ने कौन से 4 सवाल राफेल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से पूछे हैं। हवाई जहाज की प्राइस को 526 करोड़ रुपए से 1600 करोड़ रुपए किसने बढ़ाई?
क्या एयरफोर्स के लोगों ने दाम बढ़ाया या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दाम बढ़ाया? दूसरा, एयरफोर्स को 126 हवाई जहाज चाहिए थे, 36 हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया। क्या एयरफोर्स ने 36 हवाई जहाज मांगे थे या एयरफोर्स ने 126 हवाई जहाज मांगे थे? तीसरी बात, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया? हॉलैंड जी ने कहा है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। डैसॉल्ट कंपनी की इंटरनल ईमेल्स में कहा गया है कि उनको ऑर्डर मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार और प्रधानमंत्री ने कहा था कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। आखिरी बात, और ये शायद मेन सवाल है, क्या ये जो नई डील बनाई गई 36 एयरक्राफ्ट वाली, इस डील पर हिंदुस्तान की एयरफोर्स के लोगों को, डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों को क्या ऑब्जेक्शन था, हां या ना? मेरा मतलब, कहीं लिखा है, किसी फाइल में लिखा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री इज ऑब्जेक्टिंग टू द न्यू डील? रक्षा मंत्री को हमें यह बताना है कि ऐसी कोई फाइल नहीं है रक्षा मंत्री के पास जिसमें साफ लिखा है कि द नेगोशिएटिंग टीम इज ऑब्जेक्टिंग टू द न्यू डील। ये सवाल है। तो आपने सुना राहुल गांधी के सवाल, और राहुल गांधी के सवाल पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जवाब भी दिया। उन्होंने बताया कि 126 विमानों की जगह 36 विमानों का सौदा क्यों करना पड़ा। Atal Bihari Vajpayee, who during in his period started the motion for this 126 MMRCA. It was in his period in 2001 post-Kargil war that we thought it was important that we should start doing something to give the Air Force enough power, air power. And of course it was Vajpayee ji who said, and I quote his words, "We can change our friends but not our neighbors." Let's remember that. Our neighborhood being what it is, we really cannot, but we cannot really sit back and watch, nor can we change the neighborhood. And if that's the case, is it not our duty as government, for anybody who's in government, to recognize the sense of urgency with which we have to deal? The intergovernmental agreement was signed on 23rd September 2016, and the first aircraft will be delivered in 3 years from that date, and the last aircraft will come in 2022. The first aircraft will be delivered in 3 years. In 3 years from 2016, that is in 2019, this year September, you will have the first aircraft, and the 36th aircraft will be here in 2022. तो आपने कुल मिलाकर सियासी दलों के मुद्दे समझे, लेकिन क्या सबरीमाला, राम मंदिर, सिख दंगा, एनआरसी और राफेल का मुद्दा सीधे सीधे आम लोगों का मुद्दा है या नहीं है, इसे लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन आज आम लोगों का मुद्दा भी संसद में पहुंचा। कांग्रेस के सांसद सुनील जाखड़ बोरी भरकर आलू लेकर संसद में आए। आलू को लेकर कांग्रेस सांसदों ने पार्लियामेंट के परिसर में प्रदर्शन किया, जिसमें आलू लेकर वो यहाँ पर आए, क्योंकि उनका कहना है कि परेशान है किसान और आलू की सही कीमत नहीं मिल रही है। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं सुनील जाखड़। सुनील जी, क्या डिमांड है और आलू को लेकर क्या सच में दिक्कत इतनी आ रही है कि आप पार्लियामेंट में लेकर आए? देखिए, पहले मोदी साहब की सरकार ने प्याज के किसान को मारा,
प्याज 50 पैसे किलो में बिका है नासिक में, और मेरे ख्याल में उनका जिन्होंने आके अपने 700 रुपए का जो बटक की थी उसका चेक उन्होंने मोदी साहब के प्रधानमंत्री राहत कोष में किसान ने भेजा था नासिक से। आज वही हाल पंजाब के आलू के जो किसान है उनका हो रहा है। मोदी साहब की जो नीति है कैशलेस इंडिया की नहीं है, कांग्रेस मुक्त भारत की नहीं है, उनका है किसानलेस इंडिया, किसान मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। मोदी साहब को सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानियों की चिंता है। कल मोदी साहब पंजाब गए थे, गुरदासपुर गए और जलंधर गए। जलंधर का जो इलाका है वो पंजाब का 98,000 हेक्टेयर एकड़ 98,000 हेक्टेयर के अंदर आलू हम बीजते हैं, और उसमें करीबन 70% जो आलू है वो बीज का पूरे हिंदुस्तान को बीज मुहैया करवाते हैं आलू का। आज कोल्ड स्टोरेज भरे पड़े हैं। जिस आलू को उगाने की कीमत 9 रुपए किलो के करीब किसान की आती है बीज वाले आलू की, वो आज 2.5 रुपए किलो में बिक रहा है, 3 रुपए किलो में बिक रहा है। किसान कहाँ जाएगा? मोदी साहब ने तो ये भी आरोप लगाया है कि वो किसानों के लिए तमाम योजना चलाते हैं, लेकिन राज्य सरकार उनको फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान होता है। सब कल तक मोदी साहब यहाँ बगले पीटते थे कि हमारे कितने राज्यों के अंदर हमारी सरकारें हैं। कांग्रेस की सरकारें तो अभी बने हुए मात्र 1 महीना भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं हुए। कौन है सत्ता में? कौन बैठा है सत्ता में? ऊपर भी काबिज है प्रधानमंत्री मोदी, नीचे भी काबिज है, और जिम्मेवारी से भाग रहे हैं मोदी साहब। मोदी साहब के दिल में किसानों के प्रति दर्द नहीं है साहब, उनके पास है कि कांग्रेस किसानों के साथ कर्ज माफी का धोखा दे रही है, कि बहुत कम किसानों को कर्ज माफी का मोदी साहब वो वजन उठा नहीं पाएंगे। क्यों? मैं कल लेके आया था वो 4,14,285 किसानों का कर्जा जो पंजाब सरकार ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की रहनुमाई में हमने कर्जा माफ किया है, उसको कल कम से कम प्रधानमंत्री मोदी मेरे चुनाव क्षेत्र गुरदासपुर गए थे, जहां उन्होंने कहा कि पंजाब में तो सिर्फ 3,500 करोड़ का कर्जा माफ किया है। मैं दोष नहीं देता मोदी जी को। मोदी जी जब से 4 करोड़ रुपए का सूट पहनने लगे हैं, उनको 3,500 करोड़ रुपया बड़ी छोटी रकम लगती है, क्योंकि उनके खुद के जो मित्र हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जैसे कोई नीरव मोदी, कोई अकेले विजय माल्या 12,000 करोड़ रुपया एक आदमी डकार के छूमंतर हो गया, तो उनको ये 3,500 करोड़ रुपया बड़ा मामूली लगता है। तो मेरी एक बेनती है माननीय प्रधानमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री जी आपने क्या दिया? आपने कौन से किसान का कितना कर्जा माफ किया? आपने अडानियों का कर्जा कर दिया, आपने अंबानियों का माफ कर दिया, माल्या को आपने माल दे दिया, किसान को क्या दिया? किसान को सिर्फ जुमले दिए, और जुमलों से किसान का पेट नहीं भरता। उसका जो आलू है, जो अन्नदाता है साहब, अन्नदाता के पेट में अन्न नहीं है साहब। तो किसानों